तो एक क्वेश्चन आप देखिए, पॉज कर लीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 हमारे पास आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स हैं। मेटालिक का मतलब कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। जो ए स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज है +4Q। बी जो हमारे पास स्फीयर है इसके पास चार्ज है -10Q और सी हमारे पास जो स्फीयर है उसके पास है चार्ज 0 के बराबर। अब क्या करते हैं कि पहले स्फीयर ए और लास्ट स्फीयर सी जिसके ऊपर +4Q चार्ज है, इस पे 0 चार्ज है, इनको कनेक्ट करते हैं, हम टच करवाते हैं और हटा लेते हैं। उसके बाद सी और बी को आपस में टच करवाते हैं और हटा लेते हैं। उसके बाद ए और बी दोनों को आपस में टच करवाते हैं और हटा लेते हैं। तो इन तीनों स्टेप्स को करने के बाद आपसे पूछा गया है कि ए और बी पर फाइनली कितना कितना चार्ज बचेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है और वो कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको समझाता हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो मान लीजिए आपके पास 2 स्फीयर्स हैं। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी। 2 स्फीयर्स हैं जिनके साइज आइडेंटिकल हैं, रेडियस आइडेंटिकल है। इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2 और क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि Q1 जो है वो ज्यादा है Q2 से। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो इसकी सरफेस का पोटेंशियल बेटा कितना हो जाएगा? V1। इसके किसी सरफेस पर किसी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V1 इज इक्वल टू KQ1 डिवाइडेड बाय R। ठीक बात, सरफेस का पोटेंशियल समझ में आया। उसके बाद इस सेकंड स्फीयर के सरफेस पर यदि हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो वो आएगा KQ2 डिवाइडेड बाय R। दिस इज V2। अब क्योंकि Q1 ज्यादा है Q2 से, तो इसका मतलब KQ1 बाय R ज्यादा होगा KQ2 बाय R से। तो मैं कह सकता हूं कि V1 जो है वो ज्यादा होगा V2 से। ये बात क्लियर है सबको कि इसके सरफेस का पोटेंशियल और इसके सरफेस का पोटेंशियल दोनों में ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। ये दोनों स्फीयर्स दूर दूर रखे हैं, इनका इसका इफेक्ट इस पर नहीं है, इसका इफेक्ट इस पर नहीं है। ये दोनों हम अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, दोनों का आपस में एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसके सरफेस का पोटेंशियल KQ बाय R, इसके सरफेस का पोटेंशियल KQ2 बाय R। अब हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फ्री यदि उसको छोड़ दिया जाए तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यदि हम इन दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर देते हैं बेटा, यदि हम इन दोनों स्फीयर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, इसके ऊपर चार्ज है अभी Q2, इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसका रेडियस है बेटा R, इसका रेडियस है R। ये एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर। तो पॉजिटिव चार्ज बताइए मुझे कहां से कहां फ्लो होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा? सर ये हायर पोटेंशियल पे है स्फीयर, ये सरफेस जो है हायर पोटेंशियल पे है, ये सरफेस लोअर पोटेंशियल पर है। तो चार्ज जो है वो इस जगह से इस जगह की तरफ जाना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से मूव करना चाहिए क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है। सही बात है, ये ज़्यादा है V1 ज़्यादा है और V2 कम है। तो पॉजिटिव चार्ज जब जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज जाने से क्या होगा? अब पॉजिटिव चार्ज ही तो वो क्वांटिटी है जो इस पोटेंशियल को ग्रेट बनाती है। चार्ज की वजह से ही ये पोटेंशियल ज़्यादा था, यहाँ पे पोटेंशियल कम था। अब चार्ज, वही चार्ज कम हो रहा है और यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है। जो क्वांटिटी पोटेंशियल को ग्रेट बनाती है, पोटेंशियल को ज़्यादा करती है, वो क्वांटिटी यहाँ से कम हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो पोटेंशियल इस वाले स्फीयर की सरफेस पर धीरे धीरे कम होगा और इस स्फीयर की सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो कुछ समय के बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम हो गया है और यहाँ का पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है।
उसके थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, पोटेंशियल इसका और घटेगा और इसका पोटेंशियल जो है वो और बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में ये जो आपका स्फीयर है, ये इसका पोटेंशियल गिर रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि जब दोनों के पोटेंशियल्स बराबर हो जाएंगे। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूं एट टी इज इक्वल टू टी, एज टी इज इक्वल टू टी नॉट, कि जब इनके दोनों के पोटेंशियल जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। जब पोटेंशियल दोनों के बराबर हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहेगा कि मैं इधर से इधर क्यों जाऊं, जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, जब हायर से लोअर पोटेंशियल है ही नहीं, तो मैं क्यों यहां से यहां जाऊं। तो इस स्टेज पर, इस पॉइंट पर, इस इंस्टेंट पर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस स्फीयर से इस स्फीयर में जो है हो रहा है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे एट टी इज इक्वल टू टी नॉट व्हेन potential of both the spheres, potential of both spheres becomes equal, the flow of charge, flow of positive charge will stop। तो ये कंडीशन क्या कहलाई कि इसका पोटेंशियल जो है वो इसके पोटेंशियल के बराबर है, पोटेंशियल फाइनली बराबर हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज और अज्यूम करता हूं कि यहां से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर इस इंस्टेंट तक एक्स चार्ज ट्रांसफर हो चुका है यहां से यहां तक। तो मैंने माना लेट्स अज्यूम टोटल एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज has transferred in interval t is equals to 0 to t is equals to t naught, कि t is equals to 0 से t is equals to t naught तक इस पूरी जर्नी में टोटल x अमाउंट ऑफ चार्ज वहां पे ट्रांसफर हो चुका है। और अब x अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होने के बाद क्या बचा दोस्तों, आपके पास बचा कि ये जो स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज बचा है q1 माइनस एक्स। पहले q1 था, x दूसरे स्फीयर में चला गया तो बचा चार्ज q1 माइनस एक्स, और इस दूसरे स्फीयर जो साथ में रखा है उस पर चार्ज हो जाएगा q2 प्लस एक्स, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। दोनों के रेडियसेस r के बराबर हैं, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं बेटा कि पोटेंशियल्स दोनों के बराबर होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लगाइए कि q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू k q2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से r गया, k से k गया, आपके पास मिलेगा q1 माइनस q2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू q1 माइनस q2 डिवाइडेड बाय 2। अब q1 आप ध्यान रखिए, q1 क्या है, जो हायर पोटेंशियल पे जो स्फीयर था जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज था, ज्यादा चार्ज माइनस कम चार्ज डिवाइडेड बाय 2, ज्यादा चार्ज माइनस कम चार्ज डिवाइडेड बाय 2। तो समझ गए सब लोग, ज्यादा चार्ज माइनस कम चार्ज डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला कब ट्रू है, जब दोनों के साइजेस आपस में बराबर हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन sizes of spheres are same। जब स्फीयर्स के साइज एकदम बराबर हैं तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं दैट ज़्यादा चार्ज माइनस कम चार्ज डिवाइडेड बाय 2, ज़्यादा चार्ज माइनस कम चार्ज डिवाइडेड बाय 2। और दूसरी बात आप ध्यान रखें कि आपको चार्जेस की जो वैल्यू है वो साइन के साथ पुट करनी है। आप अभी अपनी कॉपी में लिखिए कि इस फॉर्मूले में पहली बात तो ये है कि तभी एप्लीकेबल है जब दोनों स्फीयर्स के साइजेस बराबर हैं, रेडियस बराबर हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि ये जो चार्जेस हैं इनके साइन आपको साइन के साथ पुट करने हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस के साथ लिखें, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के साथ उस चार्ज को लिखना जरूरी है। एक्स क्या है कि कितना चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है।
अब इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि स्फीयर हमारे पास है 4 कूलम का प्लस 4 कूलम नहीं 4Q चार्ज है, और इसको टच करवाया है एक आइडेंटिकल स्फीयर से जिस पे चार्ज है 0। चार्ज इसका कितना है 0 के बराबर। इसको यदि टच करवा देंगे बेटा, इनिशियली t = 0 पे इनको टच करवा दिया, तो फाइनल चार्ज आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना चार्ज फ्लो होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ यदि x चार्ज मान लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, ज़्यादा चार्ज माइनस कम चार्ज डिवाइडेड बाई 2। सो 4Q माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2Q प्लस में। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 2Q चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, प्लस 2Q चार्ज इसके ऊपर बचेगा। स्फीयर का नाम है इसका नाम है C, और C पर जो चार्ज है वो हो जाएगा प्लस 2Q। ठीक बात है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या किया है, स्टेप नंबर 2 में क्या किया है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका नाम है B, माइनस 10Q इसके ऊपर चार्ज है, और दूसरा स्फीयर है C के ऊपर अब चार्ज कितना आ चुका है, प्लस 2Q। ये हमारे पास प्लस 2Q इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। ठीक है बेटा। अब इन दोनों को कर दिया कनेक्ट, t = 0, t = t0। तो बेटा ये सुनो कि ज़्यादा चार्ज किसके पास है, इसके पास या इसके पास। सर ज़्यादा चार्ज तो इसके पास है। तो ज़्यादा चार्ज वाले स्फीयर से कम चार्ज वाले स्फीयर की तरफ चार्ज फ्लो होगा यदि इनके साइजेस समान हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फाइनली B है, ये C है, इसमें यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो होना चाहिए। लेट्स से x यहाँ पे चार्ज फ्लो हो गया, x डैश हो गया, तो हम x डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। x डैश इज इक्वल टू ज़्यादा माइनस कम प्लस 2Q माइनस 10Q डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, प्लस 6Q जो चार्ज है वो फ्लो हो जाएगा बेटा C से B में। तो बचेगा कितना, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास माइनस 4Q चार्ज, और माइनस 10 में प्लस 6Q ऐड करेंगे, माइनस 10 और प्लस 6 तो आपको मिलेगा माइनस 4Q। तो ये इनके ऊपर फाइनल चार्जेस हैं। अब स्टेप नंबर 3 में क्या किया है, स्टेप नंबर 3 में उन्होंने किया है कि A और B को आपस में टच करवाया है। अब A जो है और ये है B, A के ऊपर चार्ज है प्लस 2Q और B के ऊपर चार्ज है माइनस 4Q, t = 0। तो अब हायर चार्जेस इसके पास है, लोअर चार्ज इसके पास है, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। मान लीजिए x डबल डैश के बराबर चार्ज फ्लो हो जाता है, तो हम यहाँ से x डबल डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट x डबल डैश विल बी इक्वल टू ज़्यादा चार्ज माइनस कम चार्ज प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो बनेगा आपके पास ये 3Q के बराबर चार्ज यहाँ पे फ्लो हो जाएगा बेटा। ये 2Q है, ये माइनस 4Q है, तो आंसर आएगा प्लस 3Q। तो प्लस 3Q यहाँ से यहाँ जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास चार्ज, तो मैं कह सकता हूँ A के ऊपर 2Q था पहले, 3Q निकल गया, तो माइनस Q चार्ज यहाँ बचेगा, और B जो है इसके ऊपर पहले माइनस 4Q था, 3Q इधर आ गया, तो फाइनल आपको मिलेगा माइनस Q चार्ज। तो फाइनल आंसर हम दे सकते हैं कि स्टेप नंबर 3 के बाद जो स्फीयर A है उसके बाद माइनस Q चार्ज होगा, और स्फीयर B के पास भी माइनस Q चार्ज होने वाला है। ठीक है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन, ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें कि हमने कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल किया है, कि जब भी दो ऑब्जेक्ट हों, चाहे वो स्फीयर हो चाहे वो स्फीयर नहीं हो, उनके बीच में यदि पोटेंशियल का डिफरेंस है
और उनको कैसे भी करके कनेक्ट कर दिया जाता है, तो चार्जेस तब तक फ्लो होते हैं जब तक उनके पोटेंशियल्स बराबर नहीं हो जाते हैं। ये एक स्पेशल केस के लिए फॉर्मूला आया था, लेकिन जनरल केस के लिए आप पोटेंशियल्स को बराबर कर सकते हैं। फिर से यही प्रोसेस फॉलो करना है कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तब तक जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें और सारे क्वेश्चंस जो टच करने वाले हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें दो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को टच करवाते हैं, निकाल लेते हैं, किसी और से टच करवाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। आगे हेलो, इस क्वेश्चन में आपको एक कैपेसिटर दिया है जिसका कुछ कैपेसिटेंस है, और उस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन को कर दिया है चेंज, और उस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है इस कैपेसिटर का जो हमने मॉडिफाइड वर्जन बनाया है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कुछ बात करें पुराने फॉर्मूलों की, कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, गिवन से हमें स्टार्ट करना चाहिए था कि क्या क्या हमें गिवन है। सो इट्स गिवन दैट कि कैपेसिटेंस जो है, इनिशियल कैपेसिटेंस वो दिया हुआ है 8 पिकोफैरेड, 8 पिकोफैरेड। और उन्होंने किया क्या है कि D जो है इनिशियल सेपरेशन मान लेते हैं, लेट separation between plates, separation between plates is D initially मान लिया कि इनिशियल जो सेपरेशन था प्लेट्स के बीच में, ये जो कैपेसिटर था पहले ऐसे था, उनके बीच का सेपरेशन था D के बराबर। अब उन्होंने क्या किया है कि डिस्टेंस जो है उसको आधा कर दिया है, कि अब जो हमारा नया कैपेसिटर उन्होंने जो बनाया है उसमें डिस्टेंस को कर दिया है आधा, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 के बराबर। ये भर दिया है पूरा इस तरीके से, और हमें बताना है कि फाइनल इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C डैश वो कितना होगा C नॉट की टर्म्स में। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला C नॉट का क्या होता है बेटा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और जब कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस होगा C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D डैश। इक्वेशन नंबर 2। और क्या क्या चेंजेस आए हैं, आई थिंक बस यही है कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज कर दिया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, यू विल गेट C डैश बाय C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D डैश डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट गया, आपके पास बचता है K डिवाइडेड बाय D डैश इंटू D डिवाइडेड बाय 1। अब D डैश जो है वो D बाई 2 के बराबर है, तो आपको ये मिलेगा 2 टाइम्स K की वैल्यू 6 है, तो आपको मिलता है C डैश अपॉन C नॉट, जैसे C नॉट इज इक्वल टू 12। तो आपको मिलता है यहाँ से C डैश इज इक्वल टू 12 टाइम्स C नॉट, 12 टाइम्स C नॉट, और C नॉट कितना दिया है बेटा 8 पिकोफैरेड के बराबर दिया है, तो बन जाएगा आपके पास 12 इंटू 8 पिकोफैरेड। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेंगे 12 इंटू 8 पिकोफैरेड, और यही आपका होगा आंसर।